हायर पेंशन जो है ना, एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन अभी क्रिएट हो रहा है। और बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि अब जो हायर पेंशन मैंने अप्लाई किया है तो वो मेरा सक्सेस होगा कि नहीं होगा, और बहुत सारे लोगों का रिजेक्ट हो गया है। और बहुत सारे लोग जो हैं अप्लाई कर भी नहीं पाए क्योंकि उनके पास जानकारी नहीं था। तो इन बहुत सारे सवालों का जवाब आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है। अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको कोई और भी इंक्वायरी होता है जो कि इस वीडियो में ना मैं कवर कर पाऊँ, तो आपको एक कमेंट जरूर करना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 1952 में किया गया था, लेकिन उस समय में कोई भी पेंशन का प्रस्ताव नहीं था। लेकिन धीरे धीरे सरकार को ये बात समझ में आने लगा कि निजी क्षेत्र के कर्मचारी को भी पेंशन मिलना चाहिए, ताकि बढ़ते हुए महंगाई को मद्देनज़र रखते हुए प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय को भी पेंशन देने की प्रस्ताव 1995 में रखा गया था। तो आपको मैं फिर बता देता हूँ कि इसमें पेंशन जो होता है ये 1995 में रखा गया था इसका प्रस्ताव। और आपको बताओ मैं इसमें जो पैसा आता है, इसमें जो फंड आता है वो किस तरीके से आता है। तो इसमें जो है EPFO के माध्यम से फंड आता है। तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि जब हमारा PF कटता है तो वो दो तरीके से पैसा जमा किया जाता है। कर्मचारी जो होता है हमारा वो 12% का कटता है। जो आप एम्प्लॉय हो तो आपका 12% कटता है। और जो नियोक्ता होता है जैसे कि एम्प्लॉयर HR की तरफ से भी 12% कटता है। लेकिन जो एम्प्लॉयर की तरफ से 12% कटता है वो उसको दो भागे बांटा जाता है। 8.33% जो होता है वो पेंशन चला जाता है, और 3.67 जो होता है वो PF में चला जाता है। इस तरीके से हमारा PF के माध्यम से हमारा पेंशन का फंड आता है। फिर इसके बाद जो है 1995 में एक और उसमें जो प्रस्ताव रखा गया तो उसमें ये था कि अगर आपका सैलरी चाहे 1 लाख क्यों ना हो, लेकिन आपको जो पेंशन मिलेगा वो सिर्फ 5,000 रुपये ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन इसको बढ़ा के कुछ दिन के बाद 6,500 कर दिया गया। फिर भी उसका मतलब वही था कि अगर आपका सैलरी 1 लाख रुपया हो फिर भी आपका जो है पेंशन 6,500 रुपये ही मिलेगा। तो इस तरीके से मिलना था, चाहे वेतन कितना भी हो आपको सैलरी के हिसाब से नहीं मिलेगा, आपको पेंशन 6,500 के हिसाब से ही मिलेगा। फिर 2014 में एक संशोधन लाया जाता है जो ये था कि पेंशन वाली सैलरी को बढ़ाकर 15,000 कर दिया। और साथ में एक और विकल्प दिया जाता है, कर्मचारी चाहे तो अपने वास्तविक वेतन का 8.33% पेंशन के लिए दे सकते हैं। इस विकल्प में मूल वेतन का 1.16% भी देना पड़ेगा, जो कि कर्मचारी के माध्यम से नियोक्ता के माध्यम से आप अपडेट करवा सकते हैं। उसके बाद इस प्रक्रिया को लागू करने के लिए कर्मचारी को 1 सितंबर 2014 से 6 महीने का समय दिया गया था। अगर इस समय के भीतर कोई एक विकल्प को नहीं चुना, इसमें पहले वाला विकल्प अपने आप मान लिया जाएगा। इसका मतलब है कि अगर आपने 1 सितंबर 2014 से लेके दो विकल्प जो कि 15,000, अगर आप चाहे तो अपना पेंशन 15,000 पे कटवा सकते हैं। अगर आपका सैलरी उससे ज्यादा है, अगर आप चाहते हो कि मुझे हायर पेंशन चाहिए, उसके लिए आपको जो है अपने मूल वेतन से 8.33% का पेंशन में जमा करवाना पड़ेगा। तो अगर आप जो है इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन 6 महीने के अंदर सेलेक्ट नहीं करते हैं, तो आपका जो पहला ऑप्शन है वो मान लिया जाएगा, जो कि 15,000 पे आपका वेतन पेंशन सेलेक्ट कर लिया जाएगा। 6 महीने के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉय जो था उनका इस चीज का फायदा नहीं उठा पाए, तो इसके लिए 6 महीने का टाइम और दिया जाता है। इसके बावजूद भी बहुत सारे कर्मचारी इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं, तो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में डाला जाता है। फिर सुप्रीम कोर्ट इसमें लगभग 44 याचिका दायर करते हैं, और इसके विरुद्ध कि सरकार को जल्द से जल्द इस संशोधन को रद्द कर देना चाहिए, समय कम से कम जानकारी के वजह से। फिर इस मामला को नवंबर 2022 में 3 जजों के द्वारा फिर से संशोधन किया जाता है, और 1.16% वाले प्रावधान को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाता है। फिर से 4 महीने का समय दिया जाता है। कोर्ट के बाकी निर्देश को पालन करते हुए निर्णय लिया जाता है। EPFO के मद्देनजर रखते हुए इन सभी संशोधन की वजह से जो कर्मचारी विकल्प को चुनता है उनको रिटायरमेंट के बाद पूरी रकम में पेंशन मिल सकेगा। फिर भी बहुत सारे कर्मचारी जो हैं इनको सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो फिर से इनको बढ़ा के 31 मई 2024 तक रखा जाता है। वो ये हमारा लास्ट डेट होता है अप्लाई करने का। उसके बाद जो होता है इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कौन कौन इसको अप्लाई करना था, किसको किसको इसमें अप्लाई करना था। तो जो हायर पेंशन के लिए 3 तरीके से अप्लाई कर सकते थे। तो पहला वो जो कि 1 सितंबर 2014 से पहले से नौकरी कर रहे थे लेकिन अभी तक पेंशन जमा कर रहा था। दूसरा वो जो 1 सितंबर 2014 को मेंबर था लेकिन उसके बाद रिटायर कर गया और अभी भी वो रिटायर है। उसके बाद जो 1 सितंबर 2014 से पहले अपने पेंशन के लिए अप्लाई किया था, जो रिटायरमेंट पेंशन है उनके लिए अप्लाई किया था, लेकिन किसी कारणवश उनका कैंसिल हो गया, तो उस कैंसिल की वजह से उनका फिर से अप्लाई कर सकते हैं और नए नियमों के हिसाब से उनका जो पेंशन है वो पेंशन हायर पेंशन में गिना जाएगा और उनको हायर पेंशन मिल सकता है। तो इस तरीके से हायर पेंशन का स्टार्ट हुआ था, जो कि मैंने आपको डिटेल भाषा में समझाने की कोशिश किया है। उसके बाद जिनका ज्वाइनिंग 2014 के बाद हुआ है, पहली बार EPFO का मेंबर बना है, उनको हायर पेंशन का लाभ नहीं दिया जाएगा। और मैं आप लोगों को इसमें बता देना चाहता हूं कि जिसका जो है 2024 में भी जो लास्ट डेट था उसमें भी जिसका अप्लाई नहीं हुआ है
तो उसको जो है 15,000 वाले स्कीम में माना गया है और उनको उसी तरीके से आपको पेंशन मिलेगा। तो आप लोग जो चाहते हो कि आपका पेंशन की वजह से अगर अपना माथा ख़राब कर रहे हो और इसमें आपके पीछे पड़े हो, तो आप इसमें पीछे पड़ने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि इसका टाइम जो है लेफ्ट हो चुका है। तो आपको जो 15,000 जो आपका बेसिक सैलरी था, मतलब 15,000 जो पेंशन वाला सैलरी था, उसी के हिसाब से आपको पेंशन मिलेगा, जो कि आप एक साथ उठा सकते हो या निकाल सकते, जैसे आपको निकालना वैसे निकाल सकते हो। तो इस तरीके से हायर पेंशन का शुरुआत हुआ था और इस यहाँ तक आगे ख़त्म हो चुका है। तो आप इसमें नया एप्लीकेशन नहीं हो रहा है, तो आप इसमें अभी कोशिश ना करें अप्लाई करने का। और जो पेंशन आपका कट चुका है, जिस तरीके से आपका पासबुक में दिख रहा है, आपको उसी पे फॉलो करना है और उतना ही पेंशन आपके खाते में आएगा। तो हायर पेंशन के बारे में मैंने आसान भाषा में समझाने की कोशिश किया है। तो अगर आप लोगों को यह बात तो हायर पेंशन के बारे में मैंने आसान भाषा में समझाने की कोशिश किया है। अगर फिर भी इसमें कुछ आप लोगों को समझ में ना आए और पीएफ के बारे में कोई और इंक्वायरी हो, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो बना के समझाने की कोशिश करता हूं। और मैं आप लोगों से एक पुनः निवेदन करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ इस चीज़ को शेयर ज़रूर करें ताकि उनका भी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।